बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों, मैं नमिता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। आप सभी को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहना है। आपकी खुशहाली के लिए हम आज फिर ताजा तरीन खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसानों को दलहन की खेती के लिए अनुदानित दर पर कृषि उपकरण देने की है योजना। राज्य के लाह उत्पादक झेस्को लैम्फ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं अपना लाह। ग्लैडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद अमेरिकन ब्यूटी। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिला में दलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिले में टाना भगतों, प्रवासी मजदूरों और अन्य किसानों के अनुदान पर कृषि उपकरण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोहरदगा के किसान इन योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय लोहरदगा में 15 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। सरकार ने कुसुमी लाह और रंगीनी लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। इसमें कुसुमी लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपये और रंगीनी लाह का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। राज्य के लाह उत्पादक किसान इस मूल्य पर अपने लाह को झास्को लैम्फ में बेच सकते हैं। राज्य के जो मुर्गी पालक भाई कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं, वे इनके बेहतर पालन पोषण के लिए एक बात पर खास ध्यान दें। इन्हें देसी मुर्गियों की तरह बाहर चरने दें, लेकिन आवास में इन्हें बैठने के लिए मचान बनाएं। छिला हुआ लाख केवल बाज़ार में बेचना चाहते हैं तो किसान भाई, जैसे हमने बताया कि स्थानीय बाज़ार हाट में बेच सकते हैं या इंडस्ट्री को डायरेक्ट छिला हुआ लाख दे सकते हैं। आज के समय में जो सरकार है उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रंगीनी और कुसमी लाख के लिए निर्धारित किया है और आज के समय में कुसमी लाख के लिए 275 रुपया प्रति किलोग्राम कुसमी लाख का MSP है और रंगीनी के लिए आपका 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई सरकार को भी जो झास्को लैम्प है हमारे यहाँ झारखंड में, इसको लाख बेच करके MSP पर अपना कीमत ले सकते हैं। बागवानी फसल ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए सितंबर से नवंबर महीने तक फसल लगाया जा सकता है। राज्य के जो किसान ग्लैडियोलस फूल की खेती करना चाहते हैं, वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कैंडीमैन, अमेरिकन ब्यूटी, जेस्टर हर मैजेस्टी, वाइट प्रॉस्पेरिटी या साल्विया लगा सकते हैं। ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए 1.6 लाख कंद प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इन कंदों को कतार में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और कंदों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ग्लैडियोलस के बेहतर पुष्पन के लिए उन्नत प्रभेद कैंडीमैन, अमेरिकन ब्यूटी, जेस्टर हर मैजेस्टी, वाइट प्रॉस्पेरिटी या साल्विया का चुनाव कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। धान की खेती के लिए खेत में पर्याप्त जल जमाव का होना ज़रूरी है। पिछले दिनों अच्छी बारिश हुई है। वर्षा जल के रोकने के लिए आप अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर का उपयोग करें। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोग्रामा किलोनिस या ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियंसिस खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें।
टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, मैंने कहा था कि आज हम कुछ नई जानकारी लेकर आए, तो चलिए आपको बताएं कि रबी मौसम में होने वाले सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी हमें कैसे करनी है और इसके प्रबंधन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो फीचर के माध्यम से देखिए। स्वस्थ पौधे अच्छी फसल की आवश्यक शर्त है, इसलिए नर्सरी के तैयार करते वक्त भूमि के चुनाव, उसके उपचारित करने की विधि, पौधा तैयार करने की विधि तथा रोग एवं कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नर्सरी के लिए अच्छे जल निकास वाली ऊंची और जीवांश युक्त भूमि का चुनाव करें। तो नर्सरी उत्पादन में हमें स्वस्थ पौध का हमारा उत्पादन हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे जो हम नर्सरी के लिए जो भूमि का चुनाव कर रहे हैं वो ऊंचाई पे स्थित होनी चाहिए, ऊंची ज़मीन होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी दशा में पानी का जमाव ना होने पाए। और इसके अलावा क्या होता है कि जो भी हम भूमि चुन रहे हैं नर्सरी में, चूँकि हमें स्वस्थ पौध का और अच्छे पौधों का उत्पादन प्राप्त करना होता है, तो भूमि जो है वो उर्वर होनी चाहिए, अधिक जीवांश पदार्थों की मात्रा उसमें होनी चाहिए। जो उसका पीएच होता है वो सामान्य होना चाहिए। अगर पीएच सामान्य नहीं है तो इसके लिए हम जैसे अम्लीय भूमि के लिए चूहे का प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रयोग करके हम भूमि को उपचारित कर लें और उसके पश्चात हम नर्सरी की तैयारी करते हैं। पौधा तैयार करने की 2 प्रमुख विधियां हैं, एक क्यारी विधि और दूसरा संरक्षित विधि। क्यारी विधि से पौधा तैयार करने के लिए मिट्टी का सौरीकरण करें अथवा फार्मलिन से मिट्टी का शोधन करें। किसान भाई, अगर हम नर्सरी के लिए 2 विधियां प्रमुख हैं, जिसमें हम एक तो खुले में जब हम नर्सरी बनाते हैं तो क्यारी विधि से, और दूसरा हमारी संरक्षित विधि है जो है प्रो ट्रे या जो प्लास्टिक की प्लग ट्रे आती है नर्सरी लगाने के लिए, उसका भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो अगर हम क्यारी विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पहली बार कोई भूमि का उपयोग कर रहे हैं नर्सरी के लिए तो हमें उसे उपचारित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 विधियां हैं, एक है मृदा सौरीकरण और दूसरा होता है फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करके हम उसको उपचारित कर सकते हैं। अगर किसान भाई फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तो 25 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल के उससे भूमि को, क्यारी की भूमि को अच्छी प्रकार से उसको भिगो देते हैं। उसके पश्चात पारदर्शी पॉलीथीन से उसको इस प्रकार से ढकते हैं कि किसी भी तरह से उसमें हवा अंदर प्रवेश ना करे। इसके लिए उसको मिट्टी से किनारे की तरफ से ढक देते हैं और इसी प्रकार उसमें 1 हफ्ते तक हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद पॉलीथीन को हम हटा देते हैं और उसके बाद उसकी 2-3 जुताई अच्छे से करके खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो फॉर्मेलिन की जो गैस है, वो जो गंध है, उसको पूरी तरह से वो हट जाती है। इसके उपचार के 15 दिन बाद ही हमें बुआई का कार्य करना होता है। संरक्षित विधि द्वारा खेती करने के लिए प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें। विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग आकार के प्रो ट्रे बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें आधी मात्रा में कोकोपीट और आधी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट डालें। दूसरी जो हमारी विधि है वो है प्रो ट्रे की विधि। इसमें क्या होता है कि ये एक मृदा रहित विधि है, जिसमें किसी भी प्रकार की मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव होता है अगर हम प्रो ट्रे की विधि इस्तेमाल करते हैं। तो प्रो ट्रे अलग अलग आकार की हमारे बाज़ार में उपलब्ध है। तो जैसे टमाटर और बैगन के लिए जो 1.5 इंच आकार की प्रो ट्रे है, जिसमें खानों की संख्या 1.5 इंच की लगभग आकार होती है, तो उसका हम प्रयोग करें। और इसके अलावा जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इस प्रकार की फसलों के लिए हम 1 इंच आकार वाले खानों की जो प्रो ट्रे होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमको आधी मात्रा जो हमारा वो है कोकोपीट है और आधी मात्रा वर्मी कंपोस्ट की, यानी 1:1 अनुपात में मिला के हम उसका प्रयोग करते हैं, उसकी भराई कर देते हैं। इसी में साथ ही साथ हमें जो मिश्रण है उसमें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम मिश्रण के हिसाब से हम मिला के उसमें प्रो ट्रे को भर लेते हैं और तत्पश्चात प्रत्येक खाने में 1 बीज हम लगाते हैं। और इसमें भी हमें बीजोपचार का विशेष ध्यान देना है। बीजोपचार करने के उपरांत ही उसकी बुआई करनी है।
नर्सरी को सफेद मक्खी और आद्र गलन तथा पत्र गलन रोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा तथा कीट रोधी जालियों का उपयोग लाभदायक होता है। किसान भाइयों, जब हम देखते हैं कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे खासकर सोलेनेसी कुल के जो पौधे हैं, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्चा हुआ, इसमें विषाणु रोगों का प्रकोप बहुत ही अधिक देखा जाता है। तो इससे बचाव के लिए भी हमें, जब हम नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, पौधे बीजों की बुआई कर रहे हैं, उसके पश्चात से हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसमें दो तरीके से अपना सकते हैं, जिसमें एक है हमारा कि बाज़ार में इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा होती है, इसमें जो विषाणु रोग होते हैं उनका मुख्य रूप से जो वाहक कीट होता है वो सफ़ेद मक्खी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है उसका प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करते रहें। अमूमन 25 से 30 दिनों के अंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। लगाने से 3-4 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की सलाह देते हैं। जब भी हम पौध तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा किसान भाइयों ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बुआई के उपरांत हमारा लगभग 25 दिन या कभी कभी 30 दिनों के समय के बाद हमारा जो पौध होती है वो रोपाई योग्य हो जाती है। जब हमारी जो पौध होती है वो कम से कम इस समय तक आते आते वो कभी कभी 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है और उसमें 4 पूर्ण विकसित पत्तियां लगभग निकल आती हैं, जो 3 से 4 होती हैं। यही जो हमारा सही समय होता है उनकी रोपाई करने का। तो अगर हम जो इस समय हमारा जिस दिन रोपाई का समय होता है उसके 3-4 दिन पहले हम पानी सिंचाई को बंद कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इससे हमारा पौधा थोड़ा कठोर हो जाता है और जब हम उसकी रोपाई करते हैं तो उसमें जो शॉक लगता है उसको जड़ों के डिस्टर्ब होने से वो नहीं लगता है। लेकिन किसान भाइयों, जब हम प्रो ट्रे की बात करते हैं तो प्रो ट्रे में हमारा यही लाभ होता है कि प्रो ट्रे में हम जैसा हमारी जो जड़ें हैं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। प्रो ट्रे में चूँकि हम मृदा का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसी प्रकार की मृदा जनित जो रोग होता है उसमें लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। और जब हम उसमें पौधा रोपाई के लिए निकालते हैं तो उसमें जड़ पूरी अच्छी तरह से निकलती है और पौधा जो है हमारा वो बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। नर्सरी की तैयार ही भविष्य में अच्छी फसल की नींव तैयार करती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीकों से नर्सरी तैयार करें एवं बीजों की किस्मों का खास ध्यान रखें। किसान भाई बहनों, हमें अपने सुकरों में होने वाले प्रोटोजोआ रोग से बचाव करना है। जी हाँ, सुकरों में होने वाले प्रोटोजोआ रोग से हमें कैसे बचाव करनी है, आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं फीचर के माध्यम से। झारखंड जैसे जनजातीय राज्य में सुकर पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कम खर्च में ज्यादा लाभ होने के कारण बेरोजगार युवा इसे रोजगार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। टीएनडी, झारसुक और पूर्णिमा जैसी कई सुकर की प्रजातियां काफी लाभकारी साबित हुई हैं। जैसे कि झारखंड में मांस वाले पशुओं की बहुत ज़्यादा महत्व शुरू से ही रही है, तो अभी कुछ दिनों में जो मांस वाले पशुओं में जो सुकर उत्पादन कर रहे हैं उनके व्यवसाय काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसका शहरों पे, मतलब गांव के बाज़ारों पे नहीं, शहरों के बाज़ारों में भी इसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ते जा रहा है। तो इस किसान भाइयों, इसमें जो उचित लाभ है, जो हमारे पास जो नस्ल है, अच्छे अच्छे नस्ल हमारे पास ऐसे भी उपलब्ध हैं, जैसे झारसूक, घुंघरू, इसके अलावा कई तरह के संकर नस्ल और भी हैं। तो उन सबों में उचित लाभ लेने के लिए हमें उनके स्वास्थ्य पर भी, खान पान के अलावा स्वास्थ्य के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सुअरों में होने वाली बीमारियों की, तो अन्य पशुओं की तरह सुअरों में भी सभी तरह के जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये प्रोटोजोआ, फफूंदी, ये सभी से यहाँ पर भी रोग फैलने की संभावना रहती है। तो अगर हम बीमारी की बात करें तो शुरुआत समय से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। ऐसे तो हम कहेंगे कि दूसरे पशुओं के अपेक्षा इसमें काफ़ी कम बीमारी होती है। इन बीमारियों के अलावा जब सुकर बड़े हो जाते हैं तो उनमें खुरहा चपका और स्वाइन फीवर जैसे खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। स्वाइन फीवर के संक्रमण का सही समय पर रोकथाम न किया जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। जैसे ही थोड़ी बड़े हो जाते हैं, सप्ताह भर से ऊपर आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उचित देखभाल नहीं होने पर एनीमिया यानी खून की कमी वाली बीमारी आ जाती है। तो वो भी एक काफ़ी घातक बीमारी होती है। इसमें कभी कभी मृत्यु दर भी देखी जाती है, लेकिन इसकी जो शरीर वृद्धि दर है उसको ये काफ़ी कम कर देता है। इसके साथ जैसे जैसे सुअर बढ़ते हैं उसमें इस बीच में हमें कॉक्सिडिया, जो पूर्ण रूप से प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो कॉक्सिडिया बीमारी भी आने की संभावना रहती है।
बड़ा हो के जैसे ये 3 महीना 4 महीना से ऊपर होने लगते हैं, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि आसपास में अगर खुरा चपका का प्रकोप फैला हो, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ का, तो ये फुट एंड माउथ डिजीज़ का भी संक्रमण आने की खतरा इसमें रहती है। इसके अलावे जो सबसे ज़्यादा संक्रमण और सबसे ज़्यादा जानलेवा संक्रमण की बात करें तो वह है स्वाइन फीवर का, जिसको हम लोग सुकर ज्वर के नाम पे जानते हैं। ये सुकरों में होने वाली सबसे ज़्यादा मतलब अधिक जानलेवा खतरनाक बीमारी के तौर पे जाना जाता है। इसी कारण ये बहुत बड़ी महामारी के तौर पे जाना जाता है और इसमें बहुत अधिक संख्या में सुकरों की मृत्यु होती है। जो संक्रमित सुअर हैं उन सबों में अगर हम उचित देखभाल समय पे ना करें या उच्च समय पर उचित दवा का उपयोग ना करें तो इसमें 100% तक भी कभी कभी हमारी मृत्यु दर जाती है। कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ के कारण सुकरों को दस्त होता है। इसके संक्रमण से दस्त के साथ मल में खून के थक्के भी होते हैं। यह रोग सुकर आवास में गंदगी और नमी के कारण फैलता है। प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म, ये एक्चुअली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोटोजोआ में मुख्य रूप से अगर सुकरों में देखें तो सुकरों में होने वाली प्रोटोजोआ में कॉक्सीडिया है। कॉक्सीडिया ऐसे सभी जैसे मुर्गियों में होते हैं या फिर आप गाय भैंसों में कहें, सुअर में कहें या बकरियों को भी संक्रमित कर सकता है। तो सुअर जो छोटे होते हैं, छोटे साइज के, जिनके घरों में आवास व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है, आवास अगर काफ़ी भींगा रहता है, तो ये परजीवी एक तरह का परजीवी है और ये परजीवी सुअर के नमी रहने पर ये परजीवी आने की संभावना अधिक होती है। और ये परजीवी किसी न किसी खाद्य पदार्थ के द्वारा, जैसे खाने पीने के वस्तुओं के द्वारा, पानी से, या सुअर की आदत होती है कि कोई चीज़ को मुंह में लगाते हैं, तो उन सबों में जो इसके परजीवी लटके रहते हैं, ये परजीवी उसके द्वारा हमारे आहार नली के अंदर, सुकरों के आहार नली के अंदर जाते हैं और ये अपनी संख्या का गुणन करते हैं और आहार नली में अपना संक्रमण फैलाते हैं, जिससे पतला पैखाना के साथ इसमें खून के धब्बे, जैसे खून के जो क्लॉट होते हैं, खून के थक्का होता है, उस तरह का थक्का निकलने की संभावना रहती है। और कभी कभी जो खून जैसा पैखाना आता है, जिन्हें पैखाना, पतला पैखाना के साथ साथ उसमें लाल रंग सना हुआ जैसा दिखता है, तो पहचान काफ़ी आसान हो जाती है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझें कि आपके जो छोटे सुकरे हैं उन सबों को कहीं ना कहीं ये कॉक्सीडिया जो परजीवी है, जो प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे, ये परजीवी आपको कहीं ना कहीं संक्रमित कर रहा है। इसके संक्रमण से सुकरों को बचाने के लिए सुकर आवास की नियमित रूप से साफ सफाई करें, आवास को सूखा रखें। इसके अलावा इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक एम्प्रोलियम सॉल्ट सुकरों को देने की सलाह देते हैं। और इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप अपने सुकर बाड़े को जितना साफ़ सुथरा रखें, सूखा रखें, उससे हम उतनी अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें इलाज के लिए अगर जाते हो गया है, उन सुकरों का जाते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी दवा काम करने की जो काम करती है वो एम्प्रोलियम सॉल्ट होता है। ये एम्प्रोलियम सॉल्ट की पाउडर बाज़ार में कई अलग अलग नामों से आता है। इसको कम से कम 4 से 5 दिनों तक लगातार देने की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 से 5 दिनों तक अगर आप इसको लगातार देते हैं तो इस रोग से निजात पाया जा सकता है। सुकर छौनों में जन्म के बाद अक्सर पतला दस्त की शिकायत होती है। सही समय पर दवा नहीं देने पर यह जानलेवा साबित होता है। जी, अभी अगर कुछ जिनके घरों में अभी सुकरियां नए बच्चों को अगर जन्म दे रहे हैं तो उनको शुरू में पतला पैखाना पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी शुरुआती समय में पतला पैखाना का, जैसे हम पहले भी बताए, इसके कई कारण हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य प्रबंधन होते हैं। रख रखाव पर भी अगर हम ध्यान ना दें तो इस तरह की परेशानी हो सकती है। कभी के सुकरों की संख्या, अगर सुकर छौनों की संख्या अगर कम रहे तो अधिक दूध पीने के कारण भी उन सबों में पतला पैखाना होने की शिकायत हो सकती है। तो इस स्थिति में बाजार में पतला पैखाना बंद करने के कई तरह के दवा, जैसे आप नेबलॉन या केओलिन का प्रयोग कर सकते हैं, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर जो होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड नेम में जैसे पेसुलिन, पावाडिन या एंटीजोल, ऑफ्लॉक्सासिन, ओरेंडाजोल, इस ऑफ्लॉक्सासिन और ओरेंडाजोल के कॉम्बिनेशन होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओरेंडाजोल के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। तो इन सब दवाओं का उपयोग आप समय पर कर सकते हैं और पतला पैखाना से निजात पा सकते हैं। सुकर पालन का व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय है, बशर्ते उन्हें रोगों के संक्रमण से बचाया जाए और उचित देखरेख की जाए। हमें अपने सुकरों को प्रोटोजोआ रोग से सुरक्षित रखना है और इसके लक्षण पता चल जाए तो हम इसके उपचार तुरंत कर सकते हैं, जिससे हमारे पशु सुरक्षित रहेंगे। बातें करते करते कब समय हो गया आपसे विदा लेने का पता ही नहीं चला। अब आप हमें और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि आप हमारे कृषि दर्शन प्रोग्राम को साझा कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको हमारा पता भी तो लिखना है।
हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अगले अंक में फिर से आपके साथ यूं ही बातें करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।